In this, we are simply doing question number 21. Elia Limited is manufacturing company. I am doing it. I will explain once I do the same. इसमें हमें बोल रखा है कि मशीन ए जो है इंडिविजुअली बेचा जा सकता है सोल्ड इंडिपेंडेंटली इन द ओपन मार्केट. मशीनरी बी कैन नॉट सोल्ड इन आइसोलेशन without clubbing with machine A. It cannot produce output as well. The company consider this group of CGU unit and inventory amounting. मशीन ए हमारे पास CGU में क्या है, ए है, मशीन बी है और हमारे पास क्या है, हमारे पास इन्वेंट्री है और हमारे पास क्या है, गुडविल है. इन्वेंट्री कितने की है, गुडविल कितने की है. इन्वेंट्री है हमारे पास 2 लाख की, गुडविल है 1.5 लाख की. मशीन ए को हम परचेज़ करें 1 अप्रैल 2003 को फॉर 1 अप्रैल 2003 को मशीन को ख़रीद रहे हैं 10 लाख की और उसमें सैलवेज वैल्यू भी है 50,000 का. एंड मशीन बी को 2005 में ख़रीद रहे हैं. मशीन बी को 5 में ख़रीदा जा रहा है जिसकी रेजिडुअल वैल्यू 0 है. यूज़फुल लाइफ ऑफ बोथ द मशीनरी कितनी है, 10 साल है. फिर क्या होता है, 31 मार्च 2008 को कंपनी एक्सपेक्ट करी है तो 31 मार्च 2008 तक हमारी रिकवरेबल अमाउंट वगैरह दे रखा है. तो हमारा कैरिंग अमाउंट कितना आएगा, तो 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8. 5 साल बाद हमारा मशीन का अमाउंट कितना हो जाएगा, 3 से 4, 4 से 5, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8. 5 साल बाद दिस विल गिव अस 4,75,000 एंड फॉर मशीन बी इस 50,000 नहीं 50,000 फॉर हाउ मेनी ईयर्स, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 3 ईयर्स. ये हो जाएगा हमारा 1.5 लाख. उसके बाद हमें देखो मशीन ए का वैल्यू इन यूज़ निकाल सकते हैं. 1, 2, 3, 4, 5 और सैलवेज वैल्यू हमें दी थी वो कितनी थी, 50,000. और कैश फ्लोज कितने हैं, 1,50,000, 1 लाख, अगेन 1 लाख और 1,50,000 और 1 लाख. ठीक है. अब हमें PVFP दे रखा है कितना, 10%. वो कितना है, 10 डिवाइड बाई 100, 10 डिवाइड बाई 100 प्लस 1, 1 डिवाइड बाई 1.1. इससे मिलेगा हमें 0.9090, 0.8264, 0.7513, 0.6830, 0.6209 एंड 0.6209. ऐसा करके हमारे पास वैल्यू इन यूज़ आ रहा है 1,50,000 मल्टीप्लाई 0.9090, 1 लाख मल्टीप्लाई 0.8264, 1 लाख मल्टीप्लाई 0.7513, 1,50,000 मल्टीप्लाई 0.6830, 1 लाख मल्टीप्लाई 0.6209 और 50,000 मल्टीप्लाई 0.6209. तो ऐसे करके हमारे पास आ रहा है इसका 489,705. और इसी डेट पे हमें फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल भी दे रखा है. मशीन ए का वो कितना है, देखो
1 लाख है एंड 7 लाख हमारे पास फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल क्या है, 7 लाख माइनस देर इज़ अ नीड टू डिसमेंटल द मशीनरी बिफोर डिलीवरिंग इट टू द बायर, डिसमेंटलिंग कॉस्ट लग जाएगी 1,50,000, स्पेशल पैकेजिंग एंड लीगल फी। ऐसे करके हमारे पास आ जाएगा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल आ रहा है 4,50,000। ये हो गया। तो अब हमारे पास इंडिपेंडेंटली हम इसका कैश फ्लो निकाल सकते हैं। रिकवरेबल अमाउंट क्या हो जाएगा, हायर ऑफ, यानी कि 489,705। कैरिंग अमाउंट कितना है, कैरिंग अमाउंट है हमारे पास ऑफ मशीन है 475। तो हमारे पास एक सेकेंड, ये है हमारे पास 31 मार्च 2008 को, चालू कब से हुआ है, 1 अप्रैल से ना, 2003 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8। तो आज की डेट में हमारे पास कैरिंग वैल्यू कितना है, 4,25,000। रिकवरेबल अमाउंट 489,705। तो इम्पेयरमेंट लॉस आ गया इससे हमारे पास कितना, 489,705 इम्पेयरमेंट लॉस आ गया हमारे पास मशीन ए पे स्पेसिफिकली 35,295। अब देखो हमारे पास CGU में क्या क्या है। CGU में हमारे पास है इम्पेयरमेंट लॉस को बाद में कंसिडर करेंगे। आज की डेट में हमारे पास कैरिंग अमाउंट क्या है, कैरिंग अमाउंट में हमारे पास मशीन ए है, मशीन बी है और इन्वेंट्री है, और क्या है, गुडविल है। गुडविल है 1,50,000 की, इन्वेंट्री है 2 लाख की। कैरिंग अमाउंट ऑफ मशीन ए एंड मशीन बी, मशीन ए का कैरिंग अमाउंट है हमारे पास 5,25,000 और मशीन बी का है हमारे पास 5 लाख माइनस 1.5 लाख, 3,50,000। और आज की डेट में हमारे पास रिकवरेबल अमाउंट कितना है, तो हमें रिकवरेबल अमाउंट जो है 31 मार्च 2008 को दे रखा है, हैज़ बीन वैल्यू द रिकवरेबल वैल्यू ऑफ CGU 10 लाख और 31 मार्च। टोटल हमें रिकवरेबल अमाउंट बता रखा है आज की डेट का, इंडिपेंडेंटली नहीं, टोटल बता रखा है। तो देखो सबसे पहले टोटल ऑफ कैरिंग अमाउंट कितना आ रहा है, 3,50,000, 2 लाख और 1,50,000। ऐसे करके हमारे पास आ रहा है 12,25,000 कैरिंग अमाउंट। 10 लाख का रिकवरेबल अमाउंट है तो इम्पेयरमेंट लॉस आ जाएगा टोटल 80 में 2,25,000। अब 2,25,000 का इम्पेयरमेंट लॉस है। अब इसमें हमारे इम्पेयरमेंट लॉस जो हमने क्या बोलते हैं कि अगर जो स्मॉलेस्ट यूनिट है ऑफ CGU अगर उसका इंडिपेंडेंटली निकल रहा है तो उसका हमने निकाल दिया था। तो मशीन ए का जो हमारे पास इम्पेयरमेंट लॉस था वो 35,295 पहले से दे रखा था, इन्वेंट्री में एलोकेट होता नहीं है। अब जो बचा हुआ बैलेंस है सबसे पहले विल बी एलोकेटेड फर्स्ट टू गुडविल, तो 1,50,000 इसमें से सेट ऑफ कर लेते हैं। तो 2,25,000 में से 1,50,000 तो गुडविल में चला गया और मशीन ए का हमने सेपरेटली निकाल दिया था 35,295 और 39,705 बैलेंसिंग फिगर बचा जो कि हमने मशीन बी में एलोकेट कर दिया। तो ऐसे करके हमारे पास रिवाइज कैरिंग अमाउंट कितना आ जाता है, 5,25,000 माइनस 35,295, मशीन ए का आ जाएगा 489,705 और मशीन बी का 3,50,000 माइनस 39,705 ये आ जाएगा 3,10,295। और इन्वेंट्री का तो कुछ नहीं है लॉस वगैरह, तो इन्वेंट्री तो पुराने उस पर आ गई और ये 1.5 लाख से 1.5 लाख सेट ऑफ हो गया। इससे 489,705 प्लस 3,10,295 प्लस 2 लाख, ऐसे करके हमारे पास कितना हो जाएगा, 10 लाख हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है देखिए, उसके बाद हमें दे रखा है कि 31 मार्च 2009 का कुछ डेटा दे रखा है। इन द नेक्स्ट कंपनी हैज़ डन द असेसमेंट ऑफ रिकवरेबिलिटी ऑफ CGU एंड फाउंड
द CGU एट, अब तो देखो 31 मार्च 2009 तक चलो पहले तो। अब इस डेट तक क्या करो कि आप कैरिंग अमाउंट जो भी है आपके पास अवेलेबल उसका डेप्रिसिएशन निकाल दो। ए बी इन्वेंट्री और गुडविल। ए कितना है 489,705, 310,295 और 2 लाख, और गुडविल में हमें पता नहीं है। अब हमें क्या करना है, मशीन ए का जो है हमारे पास बैलेंस, मशीन ए का बैलेंस जो है हमारे पास 489,705। अब इसका क्या करो आप, कितनी रिमेनिंग लाइफ बची है, तो इस डेट पे 31 मार्च 2009 को लाइफ कितनी बची है, वी कैन से 5 साल तो उधर निकल गए थे लास्ट टाइम तक, 6, फिर 31 मार्च 2008 को 5 साल निकल चुके थे, 5 साल बचे हैं, तो डिवाइड बाय 5 कर देती हूँ तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा हमारा 97,9414 फॉर मशीन 1A। और इसकी लाइफ भी कितनी थी 10 ईयर्स। अब जो इसमें से 3 ईयर्स तो निकल गई थी तो 7 ईयर्स बैलेंस थी, तो 3 10 295 डिवाइड बाय 7, डेप्रिसिएशन आ गया 44,327। इन्वेंट्री और गुडविल कुछ है ही नहीं, इन्वेंट्री तो 2 लाख की है, तो ऐसे करके हमारे पास जो कैरिंग अमाउंट आ जाएगा 489,705 माइनस 97,941, ये कितना आ गया 391,764। और फॉर मशीन बी 310,295 माइनस 44,327, तो ऐसे करके आ जाएगा 265,968। अब हमें क्या दे रखा है कि CGU का जो वैल्यू है वो कितना है 11 लाख, 11 लाख एंड रिकवरेबल वैल्यू ऑफ मशीन ए, और रिकवरेबल वैल्यू क्या है मशीन ए का दे रखा है 4,50,000 एंड कंबाइन, और मशीन बी का कितना होगा, तो देखो मशीन ए का हमें गिवन है और दोनों का मिला के कितना है। अब इसमें स्पेसिफिकली लिख रखा है कि CGU में हमारे पास 2 मशीन ए और बी है, इन्वेंट्री का कुछ नहीं है, तो यानी कि 7,60,000 में से हमें मशीन ए का 450 डिडक्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 310। उसके बाद हमें क्या करना है, कंप्यूट द कैरिंग वैल्यू आफ्टर प्रोस्पेक्टिव डेप्रिसिएशन फॉर 8 दिनों का प्रोस्पेक्टिव डेप्रिसिएशन हमने लगाया, और जिससे हमारा क्या आ रहा था, कंप्यूट करना है द कैरिंग वैल्यू ऑफ CGU एज ऑन दिस आफ्टर इम्पेयरमेंट। तो देखो 31 मार्च 2009 को हमें क्या करना है कि अगर कोई इम्पेयरमेंट लगा ही नहीं होता तब क्या वैल्यू होता, ये भी हमें निकाल के बताना है। तो तब क्या वैल्यू होता है, तो देखो मशीन ए का अगर शुरू से कोई इम्पेयरमेंट नहीं होता, क्योंकि हमारे पास जो कैरिंग अमाउंट है आज मशीन का वो कितना है 391,764 प्लस 265,968 प्लस 2 लाख। कैरिंग अमाउंट हमारे पास है 857,732 आफ्टर डेप्रिसिएशन ऑफ 31 मार्च 2009, जबकि रिकवरेबल वैल्यू कितनी है 11 लाख है, तो ज़्यादा है। रिकवरेबल वैल्यू ऑफ मशीन ए और बी का मिला के 760 है, और इसके बाद तो एक बार, और अगर हमारा डेप्रिसिएशन लगा ही नहीं होता तो मशीन ए का कैरिंग अमाउंट कितना आता आज 31 मार्च 2009 को, अगर डेप्रिसिएशन नहीं लगा होता तो कितना वैल्यू आता। तो उस केस में हम अगर स्टार्टिंग से देखें, देखो एक मिस्टेक मैंने यहाँ कर ली है, जब मैंने डेप्रिसिएशन निकाला है ना 489,705 माइनस करना था मुझे यहाँ सैलरी वैल्यू 50,000, और ये कितने साल के लिए था फॉर 5 ईयर्स, तो डेप्रिसिएशन मेरा 8,794 बना था। ओके, मैं यहाँ सैलरी वैल्यू डिडक्ट करना भूल गई, डिवाइड बाय 5 ईयर्स तो था ही। तो ऐसे करके मेरा आया डेप्रिसिएशन कैरिंग अमाउंट आ रहा है 489,705 माइनस 8,794,1, तो ये आ जाएगा 4,1,401,764। और मशीन बी का तो सैलरी वैल्यू है ही नहीं। कैरिंग अमाउंट अगर कोई इम्पेयरमेंट ही नहीं होता तो उस केस में कैरिंग अमाउंट क्या होता 10 लाख माइनस 50,000 डिवाइड बाय 10, एंड दिस विल बी फॉर हाउ मेनी ईयर्स
आज कितने साल हो जाते हैं, कब से स्टार्ट हुआ था ये? 1 अप्रैल 2005 से, तो 5 से 6, 6 से 7, नहीं 1 अप्रैल 2003 से, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, यानी ये 6 ईयर कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ पे 6 ईयर का डेप्रिसिएशन लग जाता 570, तो -10 लाख, तो ऐसे करके हमारे पास हो जाता 4,30,000। और मशीन बी का कितना हो जाता? मशीन बी का क्या अमाउंट था? 5 लाख। और इसका डेप्रिसिएशन, ये भी 10 ईयर्स, और डेप्रिसिएशन कितने साल के लिए? 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, और 4 ईयर्स, तो ये हमारा डिडक्ट हो जाता 3 लाख, तो 3 लाख बचता। करेक्ट। तो कैरिंग वैल्यू अगर इम्पेयरमेंट नहीं होता तो कितना होता? 4,30,000 और 3 लाख। और आज की डेट में हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है? कैरिंग अमाउंट मेरा भी यही आ रहा है 401। अगर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते रिवाइज वैल्यू पे तो 401,764 प्लस 265,968 प्लस 2 लाख, तो ऐसे करके यही आ रहा है 867,732। इनका 4 आ रहा है, चलो इतना चलेगा। अब उसके बाद रिवाइज वैल्यू ऑफ सी जी का वैल्यू कितना है? 11 लाख हो गया है। तो इम्पेयरमेंट गुडविल कैन नॉट भी रिवर्स नहीं हो सकती फर्दर देन लीजबल एसेट। देखो कैरिंग वैल्यू तो कितना है हमारा 867, और जो हमारा रिकवरेबल अमाउंट है वो कितना हो रहा है? 11 लाख हो रहा है। क्वेश्चन और मशीन ए और बी का, तो हमारे पास द रिवाइज वैल्यू ऑफ सी जी कितना? 11 लाख। जो इम्पेयर गुडविल वो रिवर्स नहीं हो सकती, तो इंडिविजुअल एसेट कैन नॉट बी इंक्रीज बाय लोअर ऑफ रिकवरेबल वैल्यू कैरिंग वैल्यू ऑफ द एसेट्स वर नेवर इम्पेयर। तो ऐसे करके हम कैरिंग अमाउंट निकालेंगे। तो कैरिंग अमाउंट अगर कभी एसेट इम्पेयर ही नहीं होता तो उस केस में हमारे पास क्या था? मशीन ए का 430, मशीन बी का 3 लाख, और इन्वेंट्री का आ जाता हमारे पास 2 लाख। तो ऐसे करके कितना हो जाता टोटल? अगर मशीन कभी इम्पेयर ही नहीं होती तो 4,30,000 प्लस 3 लाख प्लस 2 लाख, तो ये आ जाता हमारे पास 9,30,000। और रिकवरेबल वैल्यू एज ऑन दिस, और हमारे पास रिकवरेबल वैल्यू कितना आ रहा है? हमें रिकवरेबल वैल्यू दे रखा है ना इंडीज वाली 4,50,000, और मशीन बी का 3,10,000, और इन्वेंट्री का तो वही देखने वाला है। तो ऐसे करके हमारे पास अमाउंट आ जाता है रिकवरेबल वैल्यू 450। इसमें हम ये बोल रहे हैं द रिकवरेबिलिटी ऑफ सी जी इज दिस, इन द नेक्स्ट ईयर हैज़ डन असेसमेंट रिकवरेबिलिटी फाउंड एट दिस। ऐसा हो सकता है, ऐसा सोचा जा रहा है। तो देखो 450 प्लस 310 प्लस 2 लाख कितना हो जाएगा? 9,60,000। तो जो इम्पेयरमेंट लॉस है उसका रिवर्सल होगा। अब किस एक्सटेंड तक होगा हमें देखना है। तो अगर कभी इम्पेयरमेंट होता ही नहीं, और कैरिंग अमाउंट हमने ऊपर निकाला था, तो इम्पेयरमेंट होता ही नहीं, तो 9,30,000, और कैरिंग अमाउंट कितना होता है? 867,732। तो ऐसे करके हमारे पास जो इम्पेयरमेंट लॉस का रिवर्सल होता है वो कितना होता है? 62,268 से रिवर्सल हो जाता। बस इजी है। अब हमें एक क्वेश्चन और करना था इसमें, स्टार्टिंग वाला आपको करना तो पड़ेगा ही। एक ये क्वेश्चन पता नहीं कौन सा है, विद रीस्ट्रक्चरिंग कंसीडरेशन विदाउट, ये भी देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 11 करना पड़ेगा, 11। एंड एक और क्वेश्चन मेरा पेंडिंग चल रहा था, बाकी तो ये इजी। एक फॉरेन वाला, वो तो इंडस 21 के बात करेंगे। ये क्वेश्चन तो इजी है वैसे, बट फिर भी करना तो पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 1, 2 क्वेश्चन तो करने ही हैं, और एक 3 क्वेश्चन पेंडिंग है इस चैप्टर में मेरे अभी भी।